इस वीडियो में 9th वीक में जो कुछ पढ़ाया गया था आप सबको गवर्नर आईटी की ऑन-साइट क्लासेस में हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और हमेशा की तरह हर चीज़ को मैं डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा विद प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जाम्पल्स। और अगर आपको 9th वीक से पहले के वीक्स के भी लेक्चर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। 6th से लेकर अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं। Granted. Access granted. लास्ट लेक्चर जो मैंने अपलोड करा था 7th एंड 8th वीक का, उसके अंदर हमने सब टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था, बट फंक्शन का टॉपिक रह गया था। तो इस वीडियो के अंदर हम फंक्शन के टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। फंक्शन के लिए एक मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लियर डेफिनेशन लिखी है। अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड डिज़ाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। मतलब एक फंक्शन जो है वो आप जो प्रोग्राम लिखते हैं उसका एक हिस्सा होता है, और फंक्शन को बनाने का, डिज़ाइन करने का पर्पस ये होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवा सकें। अगर आपको अभी ये डेफिनेशन ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, अभी जब हम बेसिक फंक्शन का पैटर्न देखेंगे, किस तरह से फंक्शन को डिज़ाइन करा जाता है, तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होने लगेंगी। बेसिक फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो मैं फंक्शन कीवर्ड यूज़ करूँगा तो ये रिकमेंडेशन भी दे देगा मुझे इधर ही, तो मैं इधर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सही है। फंक्शन बनाने के लिए आपको ये बात याद रखनी कि आप फंक्शन कीवर्ड को तो ज़रूर यूज़ करेंगे। उसके आगे आप लिखते हैं फंक्शन का नेम, मतलब आप फंक्शन का क्या नाम रखना चाहते हैं। इस तरह मैं अपने फंक्शन का नाम लिख लेता हूँ प्रिंटर, और नेम लिखने के बाद आप लगाते हैं राउंड ब्रैकेट्स। इन राउंड ब्रैकेट्स को कहते हैं पैरेंथेसिस। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ और आगे जाके भी मैं कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा आर्गुमेंट्स के, पैरामीटर्स के, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। सही है। जो करली ब्रैकेट्स इधर यूज़ कर रहा हूँ इन्हें कहते हैं पैरेंथेसिस। सही है। सबसे पहले मैंने क्या करा, फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करा है और उसके आगे मैंने फंक्शन का नेम डिफाइन करा है। आप फंक्शन का नेम कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, मैंने प्रिंटर लिखा है। उसके आगे मैंने राउंड ब्रैकेट लगाए, इन्हें कहते हैं पैरेंथेसिस। अब इन पैरेंथेसिस के दरमियान में भी कुछ चीज़ें होती हैं, बट अभी हम उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हम अभी बेसिक फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद आता है करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट में दरअसल फंक्शन की बॉडी को लिखते हैं। मतलब आप फंक्शन के अंदर कौन से पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हैं, आप उसके रिलेटेड कोड इधर लिखेंगे। जिस तरह मैं चाहता हूँ कि मेरा फंक्शन जो है सिर्फ एक ही स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे, और वो टास्क ये परफॉर्म करे कि मेरा नाम प्रिंट कराए। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसके अंदर कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा, प्रिंट की कमांड। हमें पता है कि ये प्रिंट की कमांड है और इसके अंदर आप जो भी लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैं इसके अंदर लिख देता हूँ फान, और इसके आगे लगा दूंगा सेमी कॉलन। तो मैंने फंक्शन बना लिया। फंक्शन के लिए फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करा है और प्रिंटर नेम मैंने इसका डिफाइन कर दिया। उसके आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाए, इन्हें पैरेंथेसिस कहते हैं। अभी मैंने इनके दरमियान कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि ये बेसिक फंक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आगे जाके हम फर्दर जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो हम इसके दरमियान भी कुछ ना कुछ चीज़ें लिखेंगे। उसके आगे करली ब्रैकेट्स लगाएं, और ये करली ब्रैकेट्स देखिए अंदर क्लोज हुए हुए। इन करली ब्रैकेट्स के दरमियान आप बॉडी लिखते हैं फंक्शन की, जो भी चीज़ आप परफॉर्म कराना चाहते हैं। तो मैं चाहता था कि मेरा नेम प्रिंट हो, तो मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा और अफान लिख दिया। अब एक आप बात बताएं, अगर मैं इसे अभी रन करके देखूँ तो आउटपुट पे कुछ डिस्प्ले होगा या नहीं होगा, क्योंकि मैंने फंक्शन तो इधर डिज़ाइन कर लिया है। तो अब ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, तो इसे सिंपली रन करके देख लेते हैं इधर से हम। तो देखिए इधर इसने ब्लैंक दे दिया, कुछ भी आउटपुट शो नहीं हो रहा। अभी आउटपुट शो ना होने की वजह यह है कि फंक्शन बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता। आप सिर्फ फंक्शन डिज़ाइन करके नहीं छोड़ सकते। फंक्शन डिज़ाइन करने के बाद आपको फंक्शन को कॉल करना भी पड़ता है। अगर आप फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे तो आउटपुट पे कुछ भी शो नहीं होगा। अब फंक्शन को कॉल करने का तरीका ये होता है कि आपने जो भी फंक्शन का नेम प्रोवाइड करा आप सिंपल वो लिखेंगे। जिस तरह मैंने प्रिंटर प्रोवाइड करा था तो मैं प्रिंटर लिखूंगा, और उसके बाद आते हैं राउंड ब्रैकेट्स। जो प्रिंटर लिखा है दरअसल रेफरेंस है फंक्शन का कि आप किस फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, और ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं ये दरअसल कॉल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं फंक्शन को किसी भी। सही है। और इसके आगे भी जो है वो मैं सेमी कॉलन को ऐड कर देता हूँ। और अब देखें, इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट अब हमारा आता है या नहीं आता। तो देखें आउटपुट आ गया फान। तो इस तरह से आप एक बेसिक फंक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इधर मैंने फान प्रिंट कराया, आप इधर कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। जिस तरह मैं कोई स्पेसिफिक नंबर भी प्रिंट करा सकता हूँ, जिस तरह से 18। और मैं अगर अब इसे रन करके देखूँ तो 18 भी देखें प्रिंट हो जाएगा इधर सिमिलरली। तो देखिए 18 भी प्रिंट हो गया है। तो ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन था। बेसिक फंक्शन के अंदर हमने इधर ये राउंड ब्रैकेट्स यूज़ करे, पैरेंथेसिस, इधर हमने कुछ भी जो है इनपुट वगैरह प्रोवाइड नहीं करा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अदर टाइप्स फंक्शन की। और इसके लिए भी मैं फंक्शन बना रहा हूँ एक, और फंक्शन के लिए हमें पता है कि फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है। तो मैं फंक्शन लिखूंगा सिमिलरली, और इसका नेम जो है मैं फॉर एग्जांपल सम प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर मैं चाहता हूँ कि 2 नंबर का सम परफॉर्म हो।
और इसके आगे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के बाद पता है आपके आते हैं करली ब्रैकेट्स, जिसके अंदर आप फंक्शन की बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। और इस फंक्शन को डिज़ाइन करने का मकसद मेरा ये है कि दो नंबर इसके दरमियान सम हो, तो मैं क्या कर देता हूँ num1 प्लस num2। तो क्या करेगा, num1 और num2 का सम करा देगा, और num1 और num2 के सम को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ किसी दूसरे वेरिएबल में। तो मैं एक दूसरा वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल y नेम से, और इसके अंदर जो है मैं num1 और num2 का जो है वो मैं सम को स्टोर करा लूँगा। सही है। और इसी तरीके से जो सम आएगा मैं उसे प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड को, और इसके आगे लिख दूंगा y। तो इससे क्या होगा, जो भी सम आके मेरे y वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा वो कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड की वजह से प्रिंट हो जाएगा। और हमें पता फंक्शन बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं होता, बल्कि फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है अगर आप चाहते हैं आउटपुट में कुछ ना कुछ शो। तो वही सिंपल करूँगा। कॉल करने के लिए मुझे पता है कि फंक्शन का नेम लिखते हैं और आगे आते हैं राउंड ब्रैकेट्स। तो मैंने भी इधर यही चीज़ करी है। बट आप एक चीज़ नोट करें, मैंने ये करा है num1 प्लस num2। सही है। मगर num1 और num2 नेम का ना मैंने वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर करा है। डिक्लेयर मतलब होता है ना बनाया है, और ना ही मैंने num1 और num2 वेरिएबल को इनिशियलाइज करा है, मतलब इनके अंदर कोई वैल्यू को भी स्टोर नहीं करा है। इसी वजह से इसने इधर रेड से अंडरलाइन करा हुआ है। तो मैं आपको दो मेथड बताता हूँ। एक तो तरीका ये होता है कि आप इस बॉडी के अंदर, क्या आप फंक्शन की बॉडी के अंदर ही इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दें। किस तरह करेंगे, जिस तरह मैं इधर कर देता हूँ, लेट num1 इज इक्वल्स टू 10, और सिमिलरली लेट num2 इज इक्वल्स टू 5। सही है। तो इस तरह क्या करा, मैंने इधर डिक्लेयर और इनिशियलाइज दोनों कर दिया। और अब देखें मैं इसे रन करूंगा तो सम परफॉर्म हो जाएगा और मेरा आंसर भी आ जाएगा। अच्छा, ये डबल डबल आंसर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला जो हमने फंक्शन बनाया था वो मैंने कमेंट नहीं करा था, तो इसी वजह से ऊपर वाले का भी आउटपुट प्रिंट हो रहा है। तो मैं इसे इधर से कमेंट कर देता हूँ, और अब देखते हैं रन करके इसे। तो देखें इसका आंसर आ रहा है 15, क्योंकि 10 एक में स्टोर कराया था और दूसरे वेरिएबल के अंदर मैंने 5 स्टोर कराया था। 10 प्लस 5 15 ही होता है। ये चीज़ करके दिखाने का मकसद ये था कि हम ये जो राउंड ब्रैकेट्स हैं जिन्हें मैंने कहा था इसे पैरेंथेसिस कैसे कहते हैं, तो इसके अंदर क्या लिखते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ इस चीज़ को रिमूव करके, कि जिस तरह अभी मैंने इधर फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करा था, फंक्शन की बॉडी के अंदर इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा था, यही सेम काम जो है इन राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम करते हैं। किस तरह करते हैं, मैं इन राउंड ब्रैकेट के अंदर आऊँगा और लिखूंगा num1, और num1 के अंदर कुछ भी एक वैल्यू को स्टोर करा दूंगा, और num1 के अंदर मैं एक नंबर स्टोर करा रहा हूँ, तो इधर आपको इनकी डेटा टाइप को डिफाइन करना ज़रूरी है। सही है। और इधर जो है फॉर एग्जांपल मैं 10 स्टोर करा देता हूँ, और इसी तरह से num2 के अंदर जो है 5 को स्टोर करा देता हूँ। सही है। इस तरह से ये जो पैरेंथेसिस होता है, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इसके दरमियान में आप अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं जो भी आप अपने फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज़ कर रहे हैं। जिस तरह देखिए फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने num1 और num2 नेम का वेरिएबल यूज़ करा था, तो डेट्स द रीज़न मैंने राउंड ब्रैकेट्स के दरमियान में, इन पैरेंथेसिस के दरमियान में num1 और num2 के वेरिएबल को डिफाइन करा है। अब होप्स तो कि जो आपका कॉन्सेप्ट था कि पैरेंथेसिस के दरमियान में हम किन चीज़ों को लिखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं एक और दफ़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो ये पैरेंथेसिस होता है, राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, इनके दरमियान आप वो चीज़ें लिखते हैं, वो वेरिएबल्स को लिखते हैं, या वो वेरिएबल आप डिफाइन करते हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं फंक्शन की बॉडी में। सही है। और ये बात याद रखनी कि जब आप वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हो तो उनके साथ उनकी डेटा टाइप को भी ज़रूर डिफाइन करिएगा। और अभी भी देखें, अगर मैं रन करके देखूंगा तो आंसर मेरा वही सेम ही 15 ही आएगा। बट अभी भी देखें, जो मैंने नीचे कॉल करा हुआ है फंक्शन को, इधर जो राउंड ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस है, इनके दरमियान मैंने अभी भी कुछ नहीं लिखा, ये अभी भी एम्प्टी है। तो इधर क्या चीज़ लिखते हैं, तो इस चीज़ को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस जो वेरिएबल को मैंने डिफाइन करके इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराया, इधर से मैं इसे रिमूव कर लेता हूँ। तो अब देखें, इधर मैंने सिर्फ दो वेरिएबल्स को डिफाइन करा हुआ, इनके अंदर की वैल्यूज़ क्या है उन्हें डिफाइन नहीं करा हुआ। और अब मैं नीचे आता हूँ जहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करा हुआ है, और इसके अंदर जो पैरेंथेसिस है, इधर से मैं दो वैल्यूज़ को पास कर देता हूँ, 2, 5। अब ये वर्क किस तरह करेगा मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब इससे होगा क्या कि मैंने इधर फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करके सम नेम का एक फंक्शन तो बना लिया, और इसके आगे जो पैरेंथेसिस थे उस दर मैंने दो वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेयर मतलब बनाया है, एक्सप्लेन कर दिया, बट उसके अंदर जो भी वैल्यू थी उसे स्टोर नहीं कराया है। तो ये सिंपल एक गार्बेज
वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई हुई है, मतलब ये एम्प्टी वेरिएबल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सिमिलरली अब इसके अंदर मुझे कुछ ना कुछ तो वैल्यू स्टोर करवानी पड़ेगी ना, तो ही एडिशन जो फंक्शन है हमारा वो परफॉर्म होगा। तो वो जो वैल्यूज़ मुझे स्टोर करानी है वो मैंने क्या करा, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा था उधर से मैंने पास कर दी। पास करने का क्या तरीका होता है, इधर देखिए num1 जो है कॉमे से पहले लिखा हुआ है, तो आपको जो भी वैल्यू num1 के अंदर स्टोर करानी है आप भी सिमिलरली एग्जैक्ट पोजीशन पे लिखेंगे। जिस तरह मैं चाहता था कि num1 के अंदर 2 स्टोर हो, तो मैं जो कॉमे से पहले 2 लिखूंगा, तो 2 आके num1 के अंदर ही स्टोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि num2 के अंदर आके स्टोर है, वो num1 के अंदर स्टोर होगा। और इसी तरह कॉमे के बाद 5 लिखा हुआ था, उधर कॉमे के बाद num2 लिखा हुआ था, तो 5 आके num2 के अंदर स्टोर होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो num1 के अंदर स्टोर हो। जिस पोजीशन के अकॉर्डिंगली आप पास करेंगे तो उसी पोजीशन के अकॉर्डिंगली चीज़ें इधर आके स्टोर होंगी। सही है। तो अब आपको होप सो क्लियर हो गया होगा कि जो नीचे फंक्शंस के आगे राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, पैरेंथेसिस होते हैं, इसके अंदर हम क्या चीज़ें लिखते हैं। सही है। और एक और चीज़, ये जो 3 चीज़ें मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपको चीज़ें याद रखनी है। इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इन तीनों चीज़ों को ये मिक्सअप कर देते हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी थी कि ये जो राउंड ब्रैकेट्स है इन्हें तो कहते हैं हम पैरेंथेसिस। बट जो फंक्शन के राउंड ब्रैकेट्स होते हैं या फिर पैरेंथेसिस होते हैं जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, इनको कहते हैं पैरामीटर्स। सही है। जो भी वेरिएबल्स वगैरह हम इधर डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं या फिर इनिशियलाइज करते हैं, इन्हें कहते हैं फंक्शंस के पैरामीटर्स। सही है। और इसी तरह फंक्शंस को कॉल करते हुए जो हम वैल्यूज़ को पास करते हैं उन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सही है। एक और दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, उन्हें कहते हैं पैरामीटर्स। और फंक्शन को कॉल करते हुए अगर हम कोई वैल्यू वैल्यू वगैरह पास करते हैं वेरिएबल को, जिस तरह इधर मैंने 2 और 5 वैल्यूज़ को पास करा हुआ है, तो ये कहलाते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो इन 3 चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरेंथेसिस क्या होती है, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। इसी तरह से फंक्शन मैं बना लेता हूँ इधर एक और इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि दोबारा फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करूँगा क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ। और फंक्शन का नेम मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल बायो। और इसके आगे मुझे पता है कि राउंड ब्रैकेट्स आएंगे पैरेंथेसिस। और इसके अंदर अभी हम कुछ भी चीज़ जो है डिफाइन नहीं कर रहे, अभी मैं बताता हूँ हम इसे कब डिफाइन करेंगे इसके अंदर की चीज़ों को। फिर आएंगे करली ब्रैकेट्स। अब मैंने बायो लिखा है तो मतलब मैं अपना बायोडेटा वगैरह इस फंक्शन के अंदर प्रोवाइड करूँगा। जिस तरह मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड को, और इसके अंदर मैं टेम्पलेट लिटरल मेथड को यूज़ करूँगा और लिख देता हूँ माय नेम इज़, और आगे जो है वो मैं लिखूँगा डॉलर करली ब्रैकेट्स और फॉर एग्जाम्पल नेम। इसी तरह से मैं इस लाइन को इधर से कॉपी कर लेता हूँ और नेक्स्ट लाइन में आके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा और इधर कर देता हूँ माई एज इस, और इसे मैं कट करके कर देता हूँ एज। और इसी तरह से मैं इसको एक और दफ़ा कॉपी करता हूँ और नीचे आके पेस्ट कर देता हूँ और मैं इधर लिख देता हूँ आई एम आ, और इधर कट करके मैं लिख देता हूँ प्रोफेशन। सही है। तो मैंने फंक्शन बनाया बायो नेम से। बायो नेम इसका इसलिए लिखा है क्योंकि इसके अंदर मैंने अपना सारा बायोडेटा प्रोवाइड करा हुआ है। इसकी बॉडी के अंदर मैंने प्रिंट की कमांड्स लिखी हुई है जिसके अंदर लिखा हुआ है माई नेम इस और नेम लिखा हुआ है। अब आप देखें मैंने नेम का इधर वेरिएबल तो यूज़ करा हुआ बट मैंने इसे कहीं भी डिफाइन नहीं करा हुआ। तो सबसे पहले क्या करूँगा, पैरेंथेसिस में आऊँगा फंक्शन के और इधर आके पहले एक नेम का एक वेरिएबल बनाऊँगा। तो नेम का मैंने एक वेरिएबल बना लिया और मैंने बताया था कि इसके अंदर आकर आप इसकी डेटा टाइप्स को भी डिफाइन करेंगे। इस तरह मैं इधर डिफाइन कर देता हूँ स्ट्रिंग। और आप चाहें तो इधर ही जो नेम का आपने वेरिएबल बनाया है इसकी वैल्यू को असाइन करा सकते हैं, जिस तरह से मैं इधर असाइन करा देता हूँ फॉर एग्जांपल अफान। और इसी तरह से सेकंड जो वेरिएबल जो मैंने बनाया था, इस तरह मैंने लिखा है माई एज इस और एज। और एज नेम का भी मुझे एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, तो एज नेम से भी मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। और इसकी भी डेटा टाइप ज़ाहिर सी बात है मुझे पता है कि नंबर ही होगी, एज कोई नंबर ही होता है ना, कोई स्पेसिफिक। और इधर भी आपकी मर्जी है कि आप इधर ही जो है एज के अंदर कुछ नंबर को स्टोर करा दें, या फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि फंक्शन को कॉल करते हुए भी आप वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। पहले एक काम करते हैं, हम इधर ही सारी वैल्यूज़ को स्टोर करा देते हैं और इसके बाद जो है हम फंक्शन को कॉल करते हुए भी वैल्यूज़ को पास करके देखेंगे। सही है। तो इधर मैं एज फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 99। सिमिलरली थर्ड वेरिएबल मैंने बनाया था प्रोफेशन के नेम से, तो मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। और इसकी भी डेटा टाइप में ज़ाहिर सी बात है स्ट्रिंग ही आएगा, तो मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग और इसके अंदर हम स्टोर करा देंगे टीचर।
सही है, जो 3 मैंने वेरिएबल्स यूज़ करे थे अपने फंक्शन के अंदर, उन तीनों वेरिएबल्स को मैंने इधर डिफाइन भी कर दिया और उनके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर भी करा दिया है। अब मेरा क्योंकि फंक्शन पूरा डिज़ाइन हो चुका है, तो अब मुझे सब सिर्फ आउटपुट में शो करने के लिए इसे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करने के लिए मुझे पता है कि फंक्शन का नेम आता है और आगे आते हैं राउंड ब्रैकेट्स, और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर अभी मैं कुछ वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा, और वो वैल्यू कब प्रोवाइड करते हैं मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। आपने फंक्शन के पैरेंथेसिस में सिर्फ वेरिएबल्स को डिफाइन करा हुआ, उनकी वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कराया हुआ हो, तो उस वक्त आप फंक्शन को कॉल करते हुए उन वैल्यूज़ को इधर से पास करते हैं। अब आपने ऑलरेडी फंक्शन के अंदर के जो पैरेंथेसिस है उसके अंदर वेरिएबल भी बना लिया और वैल्यूज़ को भी स्टोर करा दिया, तो इधर कोई भी नीड नहीं है कि आप वैल्यूज़ को पास करें। तो सिंपली इसे रन करके देखते हैं कि आउटपुट हमारा क्या आता है। तो आउटपुट आ गया, माई नेम इज़ अफान, माई एज इज़ 99 एंड आई एम अ टीचर। तो ये सिमिलरली अब मैं क्या करता हूँ कि जो मैंने वैल्यूज़ को ऊपर डिफाइन करा था मैं इधर से इसे रिमूव कर देता हूँ, और फिर हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करते हुए नीचे से ही वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर देंगे। सही है, तो देखिए इधर मैंने वेरिएबल तो डिफाइन करे हुए हैं, बट मैंने इनके अंदर क्या वैल्यूज़ स्टोर कराई हुई, ये सब चीज़ों को मैंने डिफाइन नहीं करा हुआ। और ये चीज़ हमें पता है कि हम फंक्शन को कॉल करते हुए भी वैल्यूज़ जो है नीचे से भी पास कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, नीचे से पास करने के लिए उस सीक्वेंस को ही फॉलो करूँगा जिस सीक्वेंस में मैंने ऊपर पैरेंथेसिस को डिफाइन करा हुआ है। पहले देखें तो पहले जो है नेम है, तो इधर पहले मैं नेम ही लिखूँगा, और नेम एक स्ट्रिंग होगा तो ज़ाहिर सी बात है मैं सिंगल कोट या डबल कोट को यूज़ करूँगा। और उसके बाद सेकंड सीक्वेंस में देखें तो आ रहा है एज, तो मैं इसके बाद लिखूँगा एज। एज जो एक नंबर होगा तो मैं ज़ाहिर सी बात है इधर नंबर के साथ सिंगल कोट या डबल कोट को यूज़ नहीं करूँगा। और उसके बाद देखें लास्ट में आ रहा है प्रोफेशन, और प्रोफेशन जो टीचर होगा, टीचर भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो मैं सिंगल कोट को यूज़ करते हुए लिख दूँगा टीचर। सही है, तो इधर सिंपल मैंने क्या करा, फंक्शन को भी कॉल कर लिया और साथ साथ फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर मैंने जो वेरिएबल्स को डिफाइन करा था उनकी वैल्यूज़ को भी इधर से पास कर दिया है। और आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि सीक्वेंस से ही वो सब चीज़ें लिखनी है आपको। अब इसे रन करके देख लेता हूँ मैं सिमिलरली कि मेरा आंसर क्या आता है, सिमिलर वही आता है या चेंज होता है थोड़ा। देखिए सिमिलर वही आंसर आया है, माई नेम इज़ अफान, माई एज इज़ 99, आई एम अ टीचर। और अगर फॉर एग्जाम्पल मैं सीक्वेंस को चेंज करूँ, जो चीज़ मैं आपको बता रहा था स्टार्ट से कि अगर आप सीक्वेंस से प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये सीक्वेंस स्टोर भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर से इसे कॉपी करके कट करके इधर कर देता हूँ 99, और 99 की जगह पे मैं अफान को पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, नेम क्योंकि फर्स्ट नंबर पे था, बट इधर फर्स्ट नंबर पे मैंने 99 को मेंशन कर दिया है, तो 99 जो जाके पास हुआ है इधर से, तो वो नेम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी आपको ये बताया ना कि वो लोकेशन वाइज ही जाके स्टोर होता है, सीक्वेंस वाइज ही जाके स्टोर होता है। आपने जो चीज़ पहले इधर से पास की होगी वो पहले वेरिएबल के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब देखते हैं इसे रन करके कि वाक़ई में ऐसा हुआ भी है या फिर ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ। तो देखिए ये क्या हुआ, माय नेम इज़ 99 हो गया और हो गया माय एज इज़ अफ़ान। सही है, तो होप सो कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आप किस तरह से फंक्शंस के अंदर जो पैरेंथेसिस होते हैं उसके अंदर पैरामीटर्स किसे कहते हैं, जो आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं या फिर इनिशियलाइज़ करते हैं। सही है? और इसके अलावा आप किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हुए वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं। और ये बात याद रखनी कि जो आप वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को पास करते हैं कॉल करते हुए, इन्हें कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। सही है, तो इस तरह से फंक्शन की एक टाइप ये भी होती है। अभी हमने इससे पहले सिंपल फंक्शन को डिस्कस करा था जिसके अंदर हमने ना कोई पैरामीटर्स डिफाइन करे थे, ना ही हमने कोई आर्ग्यूमेंट्स को पास करा था, सिंपल हमने एक फंक्शन बना लिया था। और अब हमने थोड़ा-सा एडवांस फंक्शन को डिस्कस करा है जिसके अंदर हमने जो है पैरामीटर्स को भी यूज़ करा है, डिफाइन करा है, और साथ-साथ हमने आर्गुमेंट्स को भी जो है इधर से पास करा है। इसके अलावा एक और फंक्शन होता है जिसे कहते हैं रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन में सिमिलरली ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, बस थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है। इस तरह अगर आप इधर देखें, इधर मैंने फंक्शन बनाया था और फंक्शन के अंदर ही जो है वो मैंने जो बॉडी लिखी है इसके अंदर मैंने प्रिंट की कमांड्स लिखी हुई थी। मतलब जब भी फंक्शन कॉल होगा तो इसकी बॉडीज़ में ही सारी प्रिंट की कमांड है। बट मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो। जिस तरह मैंने कोई एक फंक्शन बनाया है वो फॉर एग्जांपल एक सम परफॉर्म कर रहा है, 2 नंबर का सम परफॉर्म कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि वो फंक्शन बस ये काम करे कि मैं उसे 2 नंबर प्रोवाइड करूँ, वो उनका सम परफॉर्म करे और उन्हें सम करने के बाद मुझे आंसर जो है वो मुझे रिटर्न कर दे। उससे प्रिंट नहीं कराए, बल्कि मैं जब उसे कॉल करूँ तो वो मुझे रिटर्न कर दे आंसर, और फिर मैं अपनी मर्ज़ी से मैं कराना चाहूँ तो प्रिंट करवा लूँ या फिर नहीं कराऊँ। ये चीज़ मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इधर से इसे कमेंट कर लेता हूँ पहले, और एक बार फिर हम दोबारा से एक फंक्शन बनाते हैं सम ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो मैं फंक्शन कीवर्ड को यूज़ करूँगा,
और इधर क्योंकि सम का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं तो मैं सम नेम रख देता हूँ इसका, और इधर राउंड ब्रैकेट्स मैंने लगा दिए। अभी देखिए मैंने इधर कुछ भी चीज़ जो है पैरामीटर्स वगैरह को डिफाइन नहीं करा, और इसी तरह से आप भी जो है पैरामीटर्स वगैरह को डिफाइन ना करा करें। पहले पहले आप क्या करा करें, फंक्शन बना लिया करें, उसका नेम दे दिया करें, और इस चीज़ को ये पैरेंथेसिस होते हैं, इधर कोई भी पैरामीटर्स को डिफाइन नहीं करा करें, इसे खाली छोड़ दिया करें। और उसके बाद आप बॉडी के अंदर जब सब चीज़ें लिख लें तो फिर आप देखा करें कि आपने जो भी बॉडी लिखी है उसके अंदर क्या क्या वेरिएबल्स को यूज़ करा है आपने, उसके बाद आप इधर आके मेंशन कर दें। तो इसकी बॉडी के अंदर मैं चाहता था कि दो नंबर्स के दरमियान सम परफॉर्म हो, तो मैं क्या करूँगा कि num1 प्लस num2, मतलब वही सिमिलर कर रहा हूँ जो काम हमने अभी इससे ऊपर वाले प्रोग्राम में भी करा था। तो num1 प्लस num2 और इन दोनों के सम को मैं स्टोर कराना चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक वेरिएबल में, तो वो मैं बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल लेट वाई। तब क्या होगा, num1 और num2 के अंदर जो भी चीज़ें स्टोर है उन दोनों का सम जो है होकर वाई के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करता हूँ, num1 और num2 वेरिएबल क्योंकि मैंने इधर यूज़ करा तो ऊपर आके मुझे डिफाइन भी करना पड़ेगा, तो मैं इधर कर देता हूँ डिफाइन num1 और num2। सही है, तो इधर आके मैंने ऊपर डिफाइन भी कर दिया। और फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे पता है फंक्शन का नेम लिखते हैं हम सिंपल, और आते हैं राउंड ब्रैकेट्स। अब क्योंकि ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ रिटर्न फंक्शन, तो मैं इधर ऊपर हेडिंग भी एक टाइप से डाल लेता हूँ कि ये रिटर्न फंक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं। सही है, रिटर्न फंक्शन का मैंने क्या बताया था कि हम फंक्शन के अंदर कोई पर्टिकुलर टास्क तो परफॉर्म करा लेते हैं, मगर हम फंक्शन को ये नहीं इजाज़त देते कि भाई आप अपनी मर्जी से प्रिंट कराओ। हम बोलते हैं कि आप टास्क परफॉर्म कराओ और जो भी उसका आंसर है वो हमें रिटर्न कर दो। तो रिटर्न करने के लिए मैं सिंपल रिटर्न कीवर्ड को ही यूज़ करूंगा, मैं लिखूंगा रिटर्न। और आपको इधर दिख भी रहा होगा कि num1 और num2 के अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो सम होने के बाद y के अंदर स्टोर होंगी। तो मैं क्या करूंगा कि भाई रिटर्न कर दो सम होने के बाद जो भी चीज़ आ रही है उसे, तो y के अंदर उसका आंसर स्टोर होगा, तो मैं कर दूंगा रिटर्न y। तो मैंने सिंपल एक फंक्शन बना लिया है जिसका नाम मैंने सम लिखा है, और सम कर लिखने के बाद मैंने पैरेंथेसिस के दरमियान दो वेरिएबल्स को डिफाइन करा है जिसे हम पैरामीटर्स कहते हैं, एक num1 और एक num2। और सिमिलरली बाकी चीज़ें वही हैं कि एक वाई नेम का मैंने वेरिएबल बनाया है ताकि num1 और num2 को प्लस करने के बाद जो भी आंसर आए फाइनल वो वाई के अंदर स्टोर हो जाए। उसके बाद मैंने लिख दिया रिटर्न वाई। और क्योंकि हम रिटर्न फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो रिटर्न वाई लिखना ज़रूरी था, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि रिटर्न फंक्शन के अंदर हम फंक्शन के अंदर प्रिंट की कमांड को यूज़ नहीं करते। हम फंक्शन को अथॉरिटी नहीं देते कि भाई वो खुद से कुछ प्रिंट करे। हम बोलते हैं फंक्शन को कि भाई हम जो भी तुम्हें स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने को दे रहे हैं तुम बस चुपचाप वो टास्क परफॉर्म करो, और परफॉर्म करने के बाद जो भी फाइनल आंसर आ रहा है वो हमें वापसी प्रोवाइड कर दो। फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आइदर हम उसे प्रिंट कराएं या नहीं कराएं। तो सिमिलरली मैं इधर नीचे आता हूँ इधर, और फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे पता है सम लिखूंगा फंक्शन का नेम क्योंकि हमारा सम ही है, और इधर आएंगे राउंड ब्रैकेट्स। और आपको ये चीज़ भी पता है अच्छी तरीके से कि ऊपर जो मेरे पैरामीटर्स हैं इधर मैंने सिंपल एक दो वेरिएबल्स को डिफाइन करा है, इनके अंदर कोई वैल्यूज़ को स्टोर नहीं कराया है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, फंक्शंस को कॉल करते हुए इधर से आर्गुमेंट्स को पास करना पड़ेगा, मतलब इधर से ही वैल्यूज़ को पास करना पड़ेगा। मैं इधर से 10 और 5 को सिमिलरली पास कर देता हूँ। सही है। और अब मैं इसे एक दफ़ा आपको रन करके भी दिखा देता हूँ कि क्या कुछ प्रिंट होता है हमारे आउटपुट डिस्प्ले पे या नहीं होता। तो देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। होता क्या है कि इधर मैंने फंक्शन कॉल करा, इधर मैंने 10 और 5 दो आर्गुमेंट्स को पास कर दिया, नंबर और num2 की जगह पे आगे 10 और 5। सही है। और फिर num1 और num2 का सम हुआ है, मतलब 10 प्लस 5 होगा तो 15 आंसर आएगा, और आंसर आके y के अंदर स्टोर हो जाएगा 15। और फिर मैंने लिखा है आगे रिटर्न y, मतलब रिटर्न कर दो y को, y के अंदर क्या स्टोर है 15। तो ये रिटर्न कर देगा 15 को, मगर रिटर्न कहाँ करेगा, तो ये बात हमेशा याद रखनी है कि जहाँ से आप फंक्शन को कॉल कर रहे होंगे ये उसकी जगह पे ही 15 को रिटर्न करेगा। मतलब अब जो इधर वैल्यूज हो चुकी होगी सम की जगह पे वो आएगी 15। सही है। तो अब मैं एक प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल इससे पहले लिख दूंगा कंसोल डॉट लॉग को, प्रिंट की कमांड को, और आगे जो लिखा हुआ है मेरा सम और जो भी मैंने आर्गुमेंट्स वगैरह को पास करा हुआ है, मतलब फंक्शन को कॉल करा है, वो चीज़ एज इट इज़ लिख के रहने दूंगा। तो देखते हैं 15 एग्जैक्टली प्रिंट होता भी है या नहीं होता। तो देखिए 15 प्रिंट हो गया है। 15 प्रिंट होने की यही वजह है क्योंकि मैंने कंसोल डॉट लॉग लिखा है प्रिंट की कमांड, और मैंने अभी आपको बताया कि जो रिटर्न होगी हमारी वैल्यू हमेशा वहाँ रिटर्न होती है जहाँ से फंक्शन को कॉल करा गया है। तो मतलब इसकी जगह पे आ जाएगी 15, तो इसी वजह से 15 को प्रिंट हुआ है। या फिर मैं ये भी कर सकता था, इसे डायरेक्टली प्रिंट नहीं कराना चाहता तो मैं पहले क्या करता, एक वेरिएबल बना लेता जेड नेम से, और इसके अंदर जो है वो मैं फंक्शन को कॉल करने के बाद जो भी हमारा रिटर्न आ रहा था फाइनल आंसर उसे स्टोर करा लेता। अब क्या होगा कि सम 10,5 के जगह पे जो भी रिटर्न करके आंसर आ रहा होगा फाइनल 15 वो इधर आके जेड के अंदर स्टोर हो जाएगा, और फिर मैं जेड को प्रिंट करा लूँगा, तो वो तब भी आंसर वही आएगा 15।
सही है, तो इस तरह से कुछ वर्क करता है हमारा रिटर्न फंक्शन। सही है, तो अभी तक हमने बेसिक फंक्शन कर लिया डिस्कस, और हमने एडवांस फंक्शन डिस्कस कर लिया, और इसके बाद हमने रिटर्न फंक्शन डिस्कस कर लिया। एडवांस फंक्शन में क्या होता था कि हम जो फंक्शन बनाते थे उसके अंदर ही हम प्रिंट की कमांड्स को लिख देते थे। तो क्या होता था, फंक्शन को जैसे ही हम कॉल करते थे तो फंक्शन ऑटोमेटिकली हमारे आउटपुट पे डिस्प्ले कर देता था जो भी हमने फंक्शन के अंदर लिखा हुआ है। अब रिटर्न फंक्शन में क्या होता है कि फंक्शन खुद से कुछ चीज़ डिस्प्ले नहीं करेगा, बल्कि वो सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद फाइनल आंसर रिटर्न कर देगा। और कहाँ रिटर्न करेगा, जहाँ से मैंने फंक्शन को कॉल करा है। जिस तरह इसके अंदर मैंने फंक्शन को कॉल ये करा है ना, तो फाइनल आंसर जो है इसकी जगह पे आ जाएगा। सही है। और फिर आपको अगर इसे प्रिंट कराना है तो आप सिंपल कंसोल डॉट लॉग लिखो और इसके अंदर जो है इस चीज़ को लिख दो। या फिर दूसरा तरीका ये भी होता है कि पहले जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसे आप किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लो और फिर कंसोल डॉट लॉग लिख के उस वेरिएबल का नेम लिख दो। इस तरह से होता है रिटर्न फंक्शन। आप रिटर्न फंक्शन के थ्रू और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो रिटर्न फंक्शन बस यही था। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा इजी लगे और हो सकता है कुछ स्टूडेंट को ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगे। तो जस्ट इसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने सिंपल एक सम नेम का एक कैलकुलेटर टाइप का एक फंक्शन बनाया था जो कि कैलकुलेट करेगा सम बिटवीन टू नंबर्स। आप इसके अकॉर्डिंगली आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर कुछ और दूसरा टाइप का भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस। इसके बाद जो टाइप आती है वो होती है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये दरअसल शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है किसी भी फंक्शन को डिज़ाइन करने की या इम्प्लीमेंट करने की। तो इसके लिए भी जो मैं सिंपल ऊपर वाले कोड को मैं कॉपी कर लेता हूँ जो मैंने रिटर्न फंक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था। तो मैं इसे कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। एरो फंक्शन के अंदर कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ें नहीं होती, बस थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जिस तरह से हम हमेशा से एक बात के ऊपर इत्तेफाक करते हुए आ रहे हैं कि फंक्शंस को अगर आपको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो आपको फंक्शन कीवर्ड को सबसे पहले यूज़ करना पड़ेगा बिफोर क्रिएट एनी फंक्शन। बट एरो फंक्शन के अंदर ये चीज़ है कि आप फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन कीवर्ड को यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए मैं फंक्शन कीवर्ड को इधर से सबसे पहले रिमूव करूँगा। तो बात ये आती है कि सर फंक्शन कीवर्ड को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर क्या यूज़ करेंगे? तो अगर आपको याद हो हम वेरिएबल बनाने के लिए किन-किन कीवर्ड्स को यूज़ कर सकते थे? लेट को यूज़ कर सकते थे, कॉन्स्ट को यूज़ कर सकते थे और वेर को यूज़ कर सकते थे। तो एरो फंक्शंस के लिए भी आप इन तीनों में से ही कोई से भी एक कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं, बट फंक्शन कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते। तो सिंपल मैं लेट कीवर्ड को यूज़ कर सकता हूँ, कर लेता हूँ। तो सबसे पहले तो एक डिसिमिलैरिटी ये थी। उसके बाद फंक्शन का नेम आता है, ये तो वही बात है जो हमने ऊपर सीखी थी। बट फंक्शन का नेम आने के बाद हमने ऊपर ये देखा था कि उसके आगे आते हैं पैरेंथेसिस, मतलब राउंड ब्रैकेट्स आते हैं। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें है कि फंक्शन के नेम के बाद आते हैं इज इक्वल्स टू। इज इक्वल्स टू तो मैं सिंपल ऐड कर दूंगा इज इक्वल्स टू। सही है, तो एक डिसिमिलैरिटी ये हो गई। और उसके बाद जो थर्ड चीज़ होती है एरो फंक्शन में ये होती है कि उसके बाद आप डिफाइन करते हैं पैरामीटर्स, और पैरामीटर के बाद करली ब्रैकेट्स से पहले भी एक और चीज़ आती है। और वो चीज़ होती है कि जिस तरह का साइन होता है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली नज़र आइए जो मैं साइन बना रहा हूँ। तो इस साइन को बनाने के लिए आप लिखेंगे इक्वल्स टू, मतलब एक आप एरो बना रहे हैं तो इज इक्वल्स टू लिखेंगे और इस तरह से ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है ना, तो इस तरह से आप ये लिखेंगे। सही है। तो सिमिलरली दैट्स इट, आपको बस एरो फंक्शन के लिए यही कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। अब आपको ये दिख रहा है ना एरर, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर वाला कोड मैंने कमेंट नहीं करा हुआ और ऊपर वाले कोड के अंदर मैंने सम नेम से एक और वेरिएबल यूज़ करा हुआ। तो सिंपल मैं ऊपर वाले कोड को जब मैं कमेंट कर दूंगा ना तो एरर खुद ही जो है चले जाएगा। तो मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश से इसे कमेंट कर देता हूँ। अब देखिए नीचे जो एरर आ रहा था वो खुद ही जो है चल जा चुका है। सही है। एरो फंक्शन के लिए मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और इसके लिए कुछ बातें आपको याद रखनी है, 3 बातें। एक बात ये है कि फंक्शन कीवर्ड को आप यूज़ नहीं करेंगे फंक्शन बनाने के लिए। आप लेट, वार या कॉन्स्ट में से किसी एक भी कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लेट को यूज़ कर लिया। और उसके बाद वही आप फंक्शन का नेम लिखेंगे। फंक्शन का नेम लिखने के बाद आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू का साइन। सही है। और उसके बाद आप वो सिंपल पैरेंथेसिस और पैरामीटर वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आप लिखेंगे ये जो एरो का साइन है ये, इसके लिए आपको क्या करना है, इक्वल्स टू और जो ग्रेटर देन या लेस देन का जो साइन होता है वो लगाना होता है। और उसके आगे सिमिलरली वही चीज़ें कर्ली ब्रैकेट्स आते हैं और वो फंक्शन की बॉडी और सिमिलरली वही चीज़ें। सही है। तो एरो फंक्शन के अंदर बस यही होती है चीज़ें। इसको भी रन करके देख लेते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए आंसर 15 आ गया। और एरो फंक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप रिटर्न टाइप को ही प्रिफेयर करें।
रिटर्न करा, जिस तरह मैंने इधर रिटर्न लिखा हुआ तो आप सोचिएगा नहीं देख के कि सर ने रिटर्न लिखा हुआ तो हमें हमेशा इसके अंदर रिटर्न ही कराना होगा, तो रिटर्न नहीं कराएं आप। इधर से सिंपल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फंक्शन को मैं रन करूँ तो फंक्शन ऑटोमेटिकली मुझे जो है प्रिंट कर दे चीज़ें। तो मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके इसे पेस्ट करके इधर इसे वाई कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर वाई में आके स्टोर होगा ना। सही है। अब क्या होगा, फंक्शन को जब मैं कॉल करूंगा तो फंक्शन ऑटोमेटिकली वाई के अंदर जो भी आंसर आएगा उसे प्रिंट करा देगा। तो इसे रन करके देख लेते हैं कि वाकई प्रिंट होता भी है 15 या नहीं होता। तो देखिए 15 प्रिंट हो गया। तो ये तो आप रिटर्न फंक्शन के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और जो सिंपल फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, बट आपको एरो फंक्शन के अंदर जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये होता है कि आपको एक एरो टाइप का ये सिंबल बनाना होता है और जो भी आप फंक्शन का नेम प्रोवाइड करें उसके आगे इज इक्वल्स टू आता है और आप फंक्शन कीवर्ड को यूज़ नहीं करते। ये जो मैंने पॉइंट्स बताए, आप अपने पास जो नोट्स बना रहे हैं, इस तरह मैं हमेशा वीडियो में बोलता हूँ कि नोट्स बनाते रहा करें, मैं जो भी बातें बोलता हूँ उन्हें नोट करते रहा करें। तो ये पॉइंट्स को आप मेंशन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। इसके अलावा बस फंक्शन का टॉपिक यहीं तक था और यही इसकी कुछ टाइप्स थी, और बाकी जो चीज़ें होती हैं फंक्शंस के बारे में वो दरअसल इन्हीं टाइप की मॉडिफिकेशन होती हैं, जिस तरह रिकर्सिव फंक्शन हो गया, अननोन फंक्शन हो गया, ये दरअसल इनकी ही मॉडिफिकेशन होती है। वो फर्दर आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। मेन चीज़ ये होती है, ये जो चीज़ें अभी एक्सप्लेन करी हैं ये भी एक फंक्शन, ये ही मेन फंक्शन की बेसिक होती है। ये मतलब फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन को बेसिक पैटर्न क्या होता है इम्प्लीमेंट करने का, फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, पैरेंथेसिस क्या होता है, रिटर्न फंक्शन में क्या फ़र्क होता है, एडवांस फंक्शन में क्या फ़र्क होता है और एरो फंक्शन में क्या फ़र्क होता है। सही है। और अब आप अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो आप इजीली समझ सकते हैं कि फंक्शन जो है एक ब्लॉक होता है कोड का, जो कि डिज़ाइन होता है किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए, जिस तरह हमने भी देख भी लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि आपको पढ़ाया गया था ऑन साइट क्लासेस में। तो हमने फंक्शंस के टॉपिक को डिस्कस कर लिया है और जिन स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता तो मैं ये बता देता हूँ, ये जो टाइपस्क्रिप्ट की स्लाइड्स 2 थी उनसे हम ये सब चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो फंक्शंस के बाद जो टॉपिक आता है वो आता है वेरिएबल स्कोप का। वेरिएबल स्कोप का अगर मैं आपको एक समरी बताना चाहूँ या फिर एक दो लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो ये मैं कहूँगा कि एक वेरिएबल्स को आप किस तरह से प्रोग्राम के अंदर कहाँ का यूज़ कर सकते हैं, ये कहलाता है वेरिएबल स्कोप। वेरिएबल स्कोप के अंदर भी हम दो तरह के वेरिएबल्स को पढ़ेंगे, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल और एक होता है लोकल वेरिएबल। इनकी ज़्यादातर इन्होंने डिस्क्रिप्शन वगैरह नहीं दी हुई, बट मैं आपको इसे प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके समझा देता हूँ और उसके बाद जो इन्होंने इधर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन वगैरह और एग्जाम्पल अटैच की हुई है उसको हम फिर डिस्कस करते हैं। सिंपल जाऊँगा वीएस कोड में और सिंपल मैं इधर एक सबसे पहले काम करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ और इस वेरिएबल का नाम जो है वो मैं रख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल पर्सन, और इसके अंदर मैं अपना नेम को स्टोर करा देता हूँ। सही है। तो मैंने वेरिएबल बनाया पर्सन नेम से और इसके अंदर जो है वो मैंने अपने नेम को स्टोर करा दिया है और इसके आगे आके मैं इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ स्टेटमेंट के लिए मुझे पता है कि इफ़ कीवर्ड को यूज़ करते हैं और इसके आगे आती है कंडीशन राउंड ब्रैकेट में। कंडीशन जो है मैं पहले से ही ट्रू कर देता हूँ, तो मैं इधर ट्रू प्रोवाइड कर दूंगा। सही है, ताकि मेरी इफ़ की बॉडी हर हालत में चले। और उसके आगे मुझे पता है कि राउंड ब्रैकेट्स आते हैं इफ़ की बॉडी में, मतलब जो भी चीज़ मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ वो सिंपल में चीज़ लिखूंगा। तो मैं लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड को और इसके आगे जो मैंने वेरिएबल बनाया है ऊपर वही चीज़ लिख दूंगा, मतलब वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है वो चीज़ प्रिंट हो जाए। पर्सन तो पर्सन आ जाएगा। सही है। तो मैंने एक दफ़ा प्रिंट की कमांड को लिखा है इफ़ की बॉडी के अंदर और इसी तरह से एक दफ़ा मैं इफ़ की बॉडी से बाहर आके भी इस चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अब ये करने की वजह क्या थी, क्यों करने की वजह ये है, मैं आपको कुछ चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जिस तरह मैंने एक वेरिएबल बनाया है और इसके अंदर अफान को स्टोर करा दिया, उसके बाद मैंने इफ़ की बॉडी के अंदर ही सेम वेरिएबल को प्रिंट कराने की कोशिश की है। अभी मैं कोशिश की है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं अब इसे रन करके देखूंगा कि वाकई में प्रिंट हुआ है या नहीं हुआ है। इसी वजह से भी मैं बोल रहा हूँ कि कोशिश की है, मतलब पर्सन के अंदर जो भी स्टोर है वो प्रिंट हो जाए और इसी तरह से इफ़ के बाहर आके मैंने दोबारा से कोशिश की है कि पर्सन के अंदर जो भी नेम स्टोर है वो प्रिंट हो जाए। सही है। तो मतलब 2 स्पेसिफिक पार्ट थे, एक पार्ट स्पेसिफिक ये था कि इफ़ की बॉडी के अंदर मैंने कोशिश की है कि प्रिंट हो जाए और इसी तरह से फिर मैंने इफ़ की बॉडी से बाहर आने के बाद मैंने कोशिश की है। अब इसे रन करके देखते हैं क्या 2 दफ़ा फ़ॉन्ट प्रिंट होता है या नहीं होता। तो देखें 2 दफ़ा फ़ॉन्ट प्रिंट हो गया। तो इस तरह का वेरिएबल जिसे हम अपने प्रोग्राम की किसी भी स्पेसिफिक पार्ट में, स्पेसिफिक पोर्शन में एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का वेरिएबल कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल। जिस तरह इधर मैंने क्या करा, एक स्पेसिफिक पार्ट में यूज़ करा था इफ़ के, तब भी प्रिंट हुआ और इसके बाद मैंने इफ़ से बाहर आके भी एक स्पेसिफिक पोर्शन में यूज़ करा, तब भी प्रिंट हो गया। तो ये कहलाता है ग्लोबल वेरिएबल।
ग्लोबल वेरिएबल अभी समझ में नहीं आया, तो अब मैं जो लोकल वेरिएबल को डिफाइन करने वाला हूँ, तो ग्लोबल वेरिएबल ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। लोकल वेरिएबल के लिए मैं क्या करता हूँ, ऊपर जो मैंने वेरिएबल क्रिएट करा है मैं इधर से कॉपी करता हूँ और रिमूव कर देता हूँ। और अब मैं वेरिएबल तो डिफाइन कर रहा हूँ, मगर वेरिएबल जो है इसकी बॉडी के अंदर आके डिफाइन कर रहा हूँ। मतलब मैंने वेरिएबल को इधर डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा है, मगर इसकी बॉडी के अंदर आके डिक्लेयर और इनिशियलाइज करा है, मतलब एक स्पेसिफिक बाउंड्री से प्रोवाइड कर दिया, स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर मैंने इसे आके डिफाइन करा है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो मैंने कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड लिखी है, क्या ये चलेगी? और इसके साथ साथ जो इसकी बॉडी के बाहर जो मैंने लिखी हुई है कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड, क्या ये भी चलेगी? तो देखिए, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो कंपाइलर है वीएस कोड, उसने पहले से ही इधर राइट से अंडरलाइन कर दिया है पर्सन के ऊपर। और इधर अगर मैं माउस लेके जाऊँ तो क्लियरली शो कर रहा है कैन नॉट फाइंड नेम पर्सन। अभी क्यों ये शो कर रहा है? पर्सन नेम से तो मैंने वेरिएबल तो बनाया हुआ है, तो ये क्यों बोल रहा है कि कैन नॉट फाइंड नेम पर्सन? ये इसलिए बोल रहा है कि मैंने वेरिएबल तो बनाया है, बट मैंने उसे एक स्पेसिफिक पोर्शन के अंदर बनाया है, एक बाउंड्री के अंदर उसे मैंने बाउंड कर दिया है। तो अब मैं उसे बाउंड्री के अंदर ही सिर्फ उसे यूज़ कर सकता हूँ, उस बाउंड्री के बाहर उसे यूज़ नहीं कर सकता। सही है? अब इसको इस एग्जाम्पल से कंसीडर करें, जिस तरह आपके ऑन साइट क्लासेस जो होती है गवर्नर आईटी कोर्स की, तो आप क्या करते हैं, आप अपने घर से निकलते हैं, सीधा गवर्नर आईटी कोर्स की मार्की में जाते हैं, उधर क्लास लेते हैं और वापसी जो है अपने घर जाते हैं। इसके अलावा आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप जाएँ गवर्नर हाउस पूरा घूमें और इधर मज़े करें। तो मतलब आपकी बाउंड्री क्या है, आप घर से सीधा मार्की जाएँगे, मार्की से सीधा घर आएँगे। इसी तरह से ये जो मैंने पर्सन नेम का वेरिएबल बनाया था, उसकी बाउंड्री क्या है, इसकी बॉडी। मतलब ये इसके अंदर की बॉडी के अंदर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग लिखूँगा, प्रिंट की कमांड लिखूँगा, तब तो ये प्रिंट होगा। बट जैसे ही मैं इसकी बाउंड्री के बाहर निकलूँगा और तब लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड, तो तब ये एरर देगा। जिस तरह आपको दिख भी रहा है, ये एरर दे रहा है। और इस तरह का वेरिएबल जिसे हम सिर्फ किसी भी एक स्पेसिफिक पोर्शन में, स्पेसिफिक बाउंड्री में, स्पेसिफिक पार्ट में यूज़ कर सकते हैं, ये कहलाता है लोकल वेरिएबल। होप सो कि ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर गवर्नर हाउस के एग्जाम्पल से मैं ग्लोबल वेरिएबल को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो आप गवर्नर सिंह जो है, कामरान खान दसूरी, उनकी एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं कि वो एक तरह से ग्लोबल वेरिएबल है। वो चाहे कहीं भी फिर सकते हैं, वो मार्की में आना चाहे तो मार्की में भी आ सकते हैं, वो गवर्नर हाउस में कहीं फिरना चाहें तो वो भी कहीं भी फिर सकते हैं। मतलब उनकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, तो वो एक ग्लोबल वेरिएबल है। बट जो स्टूडेंट है मार्की के, उनकी एक बाउंड्री है, वो इस बाउंड हुए में उस मार्की में, वो मार्की में आएंगे और मार्की से सीधा घर जाएंगे। तो स्टूडेंट जो है वो है एक लोकल वेरिएबल। अब चलते हैं दोबारा स्लाइड्स की तरफ और देखते हैं जो इन्होंने प्रोग्राम अटैच करे हुए थे, वो प्रोग्राम क्या थे। तो इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था जिसके अंदर इन्होंने ग्लोबल वेरिएबल नेम का एक वेरिएबल बनाया था और इन्होंने इसके अंदर एक स्ट्रिंग को स्टोर करा दिया था। उसके बाद उन्होंने फंक्शन बनाया है और फंक्शन का नेम जो है इन्होंने शो एग्जाम्पल रखा है। और इधर देखिए सिंपल फंक्शन है। अब सिंपल फंक्शन का मुझे किस तरह पता चला, सिंपल फंक्शन के अंदर हम पैरेंथेसिस में कोई भी पैरामीटर डिफाइन नहीं करते, तो इसी वजह से मुझे पता चल गया ये सिंपल फंक्शन है। और सिंपल फंक्शन का एक कर्ली ब्रैकेट्स है और बाउंड्री है। बाउंड्री मतलब बाउंड्री प्रोवाइड कर दी है। इस बाउंड्री के अंदर आकर इन्होंने क्या करा, एक और वेरिएबल बनाया हुआ है लोकल वेर के नेम से, और इसके अंदर भी एक स्ट्रिंग इन्होंने स्टोर कराया हुआ है। और उसके आगे इन्होंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग ग्लोबल वेर। सही है। अब देखिए इधर जो इन्होंने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग, मैं इधर से एक काम करता हूँ, ये जो टर्न ऑन कर लेता हूँ लेजर पॉइंटर को। इधर देखिए इन्होंने लिखा है ग्लोबल वेर। ग्लोबल वेर देखें तो इन्होंने बाउंड्रीज के बाहर इन्होंने ये बनाया हुआ था वेरिएबल। अब आपको पता है बात कि जो वेरिएबल बाउंड्रीज के बाहर बना हुआ है और जिसकी कोई भी बाउंड्रीज नहीं है, तो मतलब हम तो उसे कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। हम उसे बाउंड्रीज के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं और बाउंड्रीज के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब ये जो चीज़ है इन्होंने इसके आगे जो वर्क लिखा हुआ है इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब हम इसे रन करेंगे तो इसकी जगह पे ये जो चीज़ लिखी हुई है स्ट्रिंग, ये तो प्रिंट होगी। मगर अगर आप देखें बाउंड्री के बाहर आके इन्होंने एक और दफ़ा लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग और आगे लिखा हुआ है लोकल वेरिएबल। और अगर आप ये देखें लोकल वेरिएबल मैंने इन्होंने कहाँ डिफाइन करा था, तो लोकल वेरिएबल इन्होंने बाउंड्रीज के अंदर डिफाइन करा हुआ है। अब बाउंड्रीज के अंदर जो चीज़ डिफाइन की हुई है, तो आपको पता है कि वो बाउंड्रीज के अंदर ही सिर्फ एक्सेस कर सकते हैं। अब बाउंड्रीज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते, इसी वजह से इन्होंने दिया है एरर लोकल वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड। सही है। तो होप्स तो कि ये जो एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है हॉस्टिंग का। हॉस्टिंग के अंदर भी हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन कर दी थी अपनी प्रीवियस वीडियो में। प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं बता भी देता हूँ इधर आपको, आप लिस्ट डाउन कर लें कि क्या क्या चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। जिस तरह से कि वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज
करने का क्या मतलब होता है, ये तो मैंने अभी भी आपको बता रहा है। डिक्लेयर मतलब होता है कि वेरिएबल को बनाना, मतलब कोई भी नाम देना। इनिशियलाइज मतलब होता है वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर कराना। और वेरिएबल को बनाने के लिए क्या क्या कीवर्ड यूज करते हैं, जिस तरह लेट, वार, कॉन्स्ट, और कौन सा कीवर्ड कब यूज करना चाहिए, कौन से कीवर्ड को यूज करने के क्या नुकसानात हैं, और वार कीवर्ड जो है वो क्यों यूज नहीं करा जाता। इन सब की जो डिटेल है ना वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे लिंक मिल जाएगा, उधर मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करा हुआ है एग्जाम्पल के साथ कि लेट, वार, कॉन्स्ट में से कौन सा कीवर्ड कब यूज़ करना चाहिए। सही है। और वेरिएबल को बनाने के भी कुछ केसेस होते हैं, जिस तरह स्नेक केस होता है, कैमल केस होता है, और भी बहुत सारे केसेस होते हैं, 2-3 होते हैं। तो उन सबको भी डिस्कस करा हुआ है। तो एक दफ़ा वो वीडियो देख लेना और उसके बाद आके ये पार्ट जो है कंटिन्यू करना, क्योंकि वो भी होस्टिंग का ही पार्ट है। होस्टिंग के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ वीएस कोड में। और होस्टिंग का ज़्यादा जो फ़र्क है वो आपको जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में पता चलेगा। तो उसके लिए मैं जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बना लेता हूँ। टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल में होस्टिंग का आपको फ़र्क इसलिए नज़र नहीं आएगा क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है। आप कुछ एरर करेंगे भी ना तो ये ऑटो करेक्ट कर लेती है। जिस तरह आपको पता है कि आप डेटा टाइप जिसे डिफाइन ना करें तो ये ऑटोमेटिकली खुद से ही कुछ डेटा टाइप को एज्यूम कर लेती है। और इस टॉपिक को भी जो है वो मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ ना, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसको उस वीडियो के अंदर मैंने इस चीज़ को भी बताया हुआ था किस तरह से टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली और मैन्युअली चीज़ को एनालाइज कर लेती है। सही है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, इधर 3 जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ। मैं इधर से इसे कट कर लेता हूँ। एक फ़ाइल जो है बनी हुई है मेरी app.js नेम से, तो इसे बने ही रहने देता हूँ। दूसरी फ़ाइल जो है मैं app1.js से बना लेता हूँ। और तीसरी फ़ाइल जो है वो मैं बना लेता हूँ app2.js नेम से। सही है। तो ये 3 मैंने फाइल्स बना ली हैं, इधर क्रिएट कर ली हैं। और इन तीनों फाइल्स को जो है मैं साइड बाय साइड इधर से ओपन कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि नज़र आए आपको क्लियरली। और इधर जो कोड्स वगैरह लिखे हुए मैंने इधर से कट डाउन कर देता हूँ। सही है। तो इस तरह से मैंने 3 फाइल्स बना ली हैं जावास्क्रिप्ट की। और तीनों के अंदर जो है मैं डिफरेंट कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल क्रिएट करूँगा। इस तरह मैं इधर फर्स्ट वाली के अंदर लेट कीवर्ड को यूज़ करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एज नेम से। और इसके अंदर जो है वो मैं स्टोर करा देता हूँ 18 फॉर एग्जाम्पल। सही है। और इसी तरह से जो सेकंड जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसके अंदर मैं वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट को यूज़ करते हुए। और इसका नेम भी जो है वो मैं वो रख देता हूँ एजी। और इसके अंदर भी जो है वो मैं 18 को जो है स्टोर करा लेता हूँ। और इधर से मैं इसे कॉपी करता हूँ और जो थर्ड जावास्क्रिप्ट की फाइल है उधर आके पेस्ट करके इसके आगे जो कीवर्ड, इससे पहले जो कीवर्ड लिखा हुआ था कॉन्स्ट, इससे कट करके मैं लिख देता हूँ वेर। सही है। तो मैंने 3 डिफरेंट वेरिएबल्स बनाए 3 डिफरेंट कीवर्ड्स को यूज़ करके। और इन वेरिएबल से पहले मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ console.log प्रिंट की कमांड को, क्योंकि जो होस्टिंग का फ़र्क है ना आपको इस तरह से ही नज़र आएगा। console.log लिखूंगा मैं और इसके आगे जो एज वेरिएबल मैंने बनाया था वो लिख देता हूँ। और इसी चीज़ को मैं जो सिमिलरली कॉपी करके हर जगह पेस्ट कर दूंगा। मैं इधर से कॉपी करता हूँ इसे और इधर जो है इससे पहले मैं इसे पेस्ट करूँगा और इधर भी जो है इससे पहले मैं इसे पेस्ट करूँगा। अब बज़ाहिर आपको दिख रहा होगा कि ये एरर होगा, क्योंकि एरर इसलिए ही होगा क्योंकि मैंने पहले लिख दिया प्रिंट की कमांड और एज वेरिएबल। अब जब कंपाइलर इसे रीड कर रहा होगा तो वो क्या देखेगा कि console.log लिखा हुआ है प्रिंट की कमांड और आगे लिखा हुआ है एज। जब कंपाइलर इसे रीड करेगा तो वो ये देखेगा कि एज नाम का इन्होंने वेरिएबल का बनाया हुआ है। तो जैसे इसे रीड करेगा फौरन एरर दे देगा, क्योंकि कंपाइलर जो है लाइन बाय लाइन रीड करता है। वो ऐसा नहीं है कि पहले ये लाइन रीड करे और उसके बाद फर्स्ट लाइन को रीड करे, वो हमेशा फर्स्ट लाइन को ही पहले रीड करेगा। सही है। और सिमिलरली सेकंड जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी ये होगा, कंपाइलर पहले से रीड करेगा और जैसे ही एज नेम का वेरिएबल दिखेगा तो चेक करेगा कि इससे पहले इन्होंने कहीं डिफाइन करा है, तो एग्जैक्टली नहीं करा हुआ मैंने, तो इधर भी एरर आएगा। बट ये वार वाला जो केस है इसके अंदर भी एरर तो आएगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा। और वो डिफरेंट क्यों होगा मैं उसे डिस्कस करने से पहले मैं आपको एरर दिखाता हूँ किस तरह से आएगा। मैं बारी बारी इन सबको रन करके देख लेता हूँ। पहले देखें जो मेरी फाइल का नेम है वो है app1.js। और एक काम करता हूँ मैं इनको भी जो है 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेता हूँ, टर्मिनल्स को भी, ताकि तीनों का आउटपुट जो है वो आपको साइड बाय साइड दिख रहा हो। तो पहले मैं रन करता हूँ app1.js। तो मैं लिखूंगा नोट app1.js और मैं इसे जैसे ही रन करूंगा तो देखें इसने कितना बड़ा मुझे जो है एरर दे दिया है, मॉड्यूल वॉड्यूल पता नहीं क्या क्या। और सिमिलरली, और ये बात नोट करते ना, मैंने लेट नेम से इधर वेरिएबल बनाया था। और सिमिलरली इधर अगर मैं रन करूँ नोट और इधर जो मेरी फाइल का नेम है app2.js और इसे एंटर प्रेस करूँ और सिमिलरली इसमें भी मेरे पास वही एरर आया। और इधर भी आप कीवर्ड देख ले, मैंने कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल बनाया था। और इसके बाद जो तीसरी मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल थी वो app.js नेम से थी, तो मैं लिखूंगा नोट app.js। और अब मैं इसे रन करूं तो इसने देखिए एरर मुझे दिया अनडिफाइंड।
और ये जो एरर है इसको आप कंपेयर करके देख लें इससे भी और इससे भी, इन दोनों से डिफरेंट आया है। मतलब जो मैंने वेर कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल बनाया है उसके अंदर जो एरर आया है वो लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके जो मैंने वेरिएबल बनाया था उससे डिफरेंट आया है। डिफरेंट आने की वजह क्या है? ये जो डिफरेंट आने की वजह है ना, ये दरअसल वजह यही है होस्टिंग। अब क्या होता है, कंपाइलर रीड कर रहा होता है ना हमारा प्रोग्राम जिसके अंदर लेट और कॉन्स्ट कीवर्ड को यूज़ करके हमने वेरिएबल्स बनाए हुए, तो वो उन्हें एक प्रॉपर मैनर में ही रीड कर रहा होता है, मतलब लाइन बाय लाइन ही रीड करेगा। और लाइन बाय लाइन रीड करते हुए उसे एरर दिखेगा तो वो एग्जैक्टली एरर देगा। बट अगर आपने अपने प्रोग्राम के अंदर वेर कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल बनाया हुआ है तो कंपाइलर जब इसे रीड कर रहा होगा तो वो सबसे पहले चेक करेगा आपके प्रोग्राम के अंदर वेर नेम से कितने वेरिएबल बने हुए हैं। मैं एक और दफ़ा एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज़ को। जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर वेर कीवर्ड को यूज़ करके वेरिएबल्स बनाए हुए होंगे और कंपाइलर इसे रीड करेगा तो वो डायरेक्टली रीड करना स्टार्ट नहीं कर देगा। सबसे पहले वो चेक करेगा कि आपने अपने प्रोग्राम के अंदर वेर नेम से कितने वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। उन्हें चेक करने के बाद जो वेर नेम्स आपने वेरिएबल बनाए हुए होंगे उनकी डिक्लेरेशन को वो सबसे टॉप पे उठा के ले आएगा। डिक्लेरेशन मीन्स मतलब इतनी चीज़। डिक्लेयर का मतलब यही होता है ना, बनाना। इनिशियलाइज़ का मतलब होता है कि कोई वैल्यू भी स्टोर करना। तो मैंने यही बोला कि वेर नेम से आपने जितने भी वेरिएबल बनाए हुए होंगे उनकी डिक्लेरेशन को, मतलब वेर नेम से आपने जो भी वेरिएबल बनाया होगा सिर्फ उसे उठा के वो टॉप पे ले आएगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको करके भी बता देता हूँ। वो क्या करेगा, इतनी चीज़ को उठा के इधर लाके यूँ पेस्ट कर देगा। इसके आगे जो वैल्यू होती है 18 इसे लाके पेस्ट नहीं करेगा, बस जो आपने वेरिएबल बनाया ना वेर नेम से बस वो उसे लाके ऊपर पेस्ट कर देगा। और जब ये एक बार पेस्ट कर देगा टॉप पे लाके डिक्लेरेशन को, उसके बाद रीड करना स्टार्ट करेगा। अब आप रीड करना स्टार्ट करो। देखो पहले कंपाइलर क्या रीड करेगा, ये रीड करेगा तो वो देखेगा अपने वेर कीवर्ड यूज़ करके एक वेरिएबल बनाया हुआ है जो कि है एज। ऐसी है। और उसके बाद आपने लिखा हुआ है कंसोल डॉट लॉग और एज, मतलब कंसोल डॉट लॉग प्रिंट की कमांड है और एज मतलब वेरिएबल है, एज के अंदर जो भी स्टोर है वो प्रिंट होना चाहिए। तो इस वक्त अब क्या करेगा, वो एरर ये देगा कि एज नेम का वेरिएबल तो बना हुआ उसे मिल चुका है मगर उसके अंदर कोई वैल्यू जो है स्टोर नहीं हुई भी, इसी वजह से वो एरर दे रहा है अनडिफाइंड। समझ में आ रही है इसका एरर अब क्यों अलग आ रहा था, अनडिफाइंड क्यों आ रहा था? वैसे रन करके आपको दिखाया था उसका एरर देखिए अनडिफाइंड आ रहा था, इसी वजह से आ रहा था क्योंकि देखिए कंपाइलर को वेरिएबल तो एज नेम से मिल गया ना, मगर उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं हुई भी, इसी वजह से उसने क्या बोला कि वेरिएबल तो है मगर उसके अंदर की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड है। बट लेट और कॉन्स्ट के केस में क्या होता है कि आपका जो कंपाइलर होता है वो कुछ किसी भी चीज़ को या वेरिएबल को ऊपर शिफ्ट में नहीं करता, वो जिस ऑर्डर में जो आपने प्रोग्राम लिखा है उसी ऑर्डर में रहने देता है। इसी वजह से होस्टिंग का जो ज़्यादा अफेक्ट है वो लेट और कॉन्स्ट में नहीं होता, होस्टिंग का जो ज़्यादा अफेक्ट है वो सिर्फ वेर नेम के वेरिएबल के अंदर होता है। और वो अफेक्ट ये होता है कि जब भी आपने अपने प्रोग्राम के अंदर वेर कीवर्ड यूज़ करके वेरिएबल बनाए हुए होंगे तो कंपाइलर सबसे पहले उन वेर नेम की कीवर्ड से बने हुए वेरिएबल्स को सर्च करेगा। जब वो सारे वेर नेम से कीवर्ड से बने हुए वेरिएबल्स को सर्च कर लेगा तो उन सबको उठा के ऊपर शिफ्ट कर देगा। बट याद रखना कि वो सिर्फ उनकी डिक्लेरेशन को उठा के ऊपर शिफ्ट करेगा, उनके अंदर की स्टोर हुई हुई वैल्यू को उठा के ऊपर शिफ्ट नहीं करेगा। इस तरह अगर मैंने आपको बताया भी है कि एज के अंदर 18 स्टोर था बट कंपाइलर जो है सिर्फ इतने हिस्से को उठा के ऊपर पेस्ट कर देगा। अब टॉप पे पेस्ट करने के बाद वो रीड करना स्टार्ट करेगा। अब ज़ाहिर सी बात है जब इसने इतनी चीज़ को उठा के ऊपर पेस्ट कर दिया और अब वो रीड करना स्टार्ट करेगा तो वो देख लेगा ना कि भाई वेर कीवर्ड को यूज़ करके एक एज नेम का वेरिएबल बना हुआ है बट ये अभी खाली वेरिएबल है। और उसके बाद वो रीड करेगा कंसोल डॉट लॉग है प्रिंट की कमांड और आगे लिखा हुआ है एज। अब वो एज को जब रीड करेगा तो वो ये देखेगा कि एज नेम का हाँ वेरिएबल तो बना हुआ था बट उसके अंदर कोई वेरिएबल वैल्यू असाइन नहीं हुई हुई, तो इसी वजह से वो अनडिफाइंड एरर एरर दे देगा। सही है। और ये जो शिफ्टिंग हो रही है ना वेर नेम के वेरिएबल के ऊपर की तरफ टॉप की तरफ, ये कहलाती है होस्टिंग। तो ये होप्स हो कि जो होस्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया होगा कि होस्टिंग कॉन्स्ट और लेट में किस तरह से होती है और ख़ास तौर पे होस्टिंग वेर कीवर्ड के अंदर किस तरह से होती है। सिंपल बस याद रख रहे हैं कि जो होस्टिंग का इफेक्ट जो है वो सिर्फ वेर नेम के वेरिएबल के ऊपर होता है, कॉन्स्ट और लेट नेम के वेरिएबल के अंदर नहीं हो सकता। सिंपल आप इसे रन करके भी देखेंगे तो मैं एक दफ़ा आपको रन करके दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो जावास्क्रिप्ट की फाइल है इसका नेम app2.js है, तो मैं लिखूँगा नोड app2.js और इसे रन करूँगा तो देखिए इसने इतना बड़ा एरर दे दिया।
और सिमिलरली इसके अंदर भी यही एरर देगा। मैं लिखूंगा नोड और इस फाइल का नेम था app1.js और इसके अंदर भी देखिए इतना बड़ा एरर दिया है। बट जब मैं इसे रन करूंगा जहाँ पे मैंने where कीवर्ड नेम से वेरिएबल को बनाया है, तो देखिए इसके अंदर एरर आएगा, सिर्फ अनडिफाइंड का, इतना बड़ा एरर नहीं देगा। ये देखिए अनडिफाइंड का एरर आया। और अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि अनडिफाइंड का एरर इसी वजह से आया है क्योंकि वैर नेम के वेरिएबल को उठा के ऊपर शिफ्ट कर देता है, उसके बाद ये रीड करना स्टार्ट करता है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था होस्टिंग का। अब चलते हैं दोबारा से स्लाइड्स की तरफ। तो होस्टिंग के बारे में इन्होंने ज़्यादा कुछ भी डिटेल नहीं बताई हुई थी, बस ये लिखा हुआ था होस्टिंग विथ लेट एंड कॉन्स्ट, और कुछ भी नहीं था, और एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ था। तो इसी वजह से मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि होस्टिंग का इफेक्ट लेट और कॉन्स्ट पे किस तरह से होता है और ख़ासतौर पे वेर पे किस तरह से होता है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स, इंक्वायरर और मॉड्यूल्स को डिस्कस करा था, और इन तीनों टॉपिक्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं जिसके अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है मैंने ऑब्जेक्ट्स और इंक्वायरर के टॉपिक को, तो आप मेरे चैनल पे जाएंगे, सिंपली थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, लाइव सेशन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन CLI कैलकुलेटर। सिंपल आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे। अगर आप देखना चाहें इस पूरी वीडियो को तो आप पूरी वीडियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने टास्क 17 और 18 का भी सॉल्यूशन कराया हुआ है। तो अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो पूरी वीडियो भी देख सकते हैं, बट आप स्पेसिफिकली सिर्फ इंक्वायरर और जो ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ आपको वीडियो को कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करना है 36 मिनट्स और 28 सेकेंड से, जिस तरह मैं भी इधर कर देता हूँ 36 मिनट्स और 28 सेकेंड्स पे से, और उधर से आपको इस वीडियो को स्टार्ट कर देना है। तो आप जब वीडियो को इधर से स्टार्ट करेंगे 36 मिनट एंड 28 सेकंड से, तो पहले इसके अंदर मैंने 20 ऑब्जेक्ट्स के टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करा हुआ विद रिस्पेक्ट टू एरे। मतलब आप लोगों के एरे के बारे में तो सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर होने ही चाहिए अभी तक, क्योंकि बहुत दफ़ा आपने एरे को यूज़ करते हुए प्रोग्राम को बनाया होगा 45 टास्क में, और आपको एरे के अंदर खास तौर पे इंडेक्सिंग के बारे में भी पता होना चाहिए। तो इसी वजह से जो है वो मैंने ऑब्जेक्ट को एरे के कॉन्सेप्ट के लिहाज से एक्सप्लेन करा, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट भी जो है ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि एरे और ऑब्जेक्ट के अंदर ना बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। सही है। तो जब आप मेरी वीडियो देखना शुरू करेंगे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है 36 मिनट 28 सेकंड से, तो इस वीडियो के अंदर मैंने पहले ऑब्जेक्ट के टॉपिक को डिफाइन करा और उसके बाद मैंने इंक्वायरर के टॉपिक को एक्सप्लेन करा हुआ इस वीडियो में। इसके अलावा मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में एक और ख़ासियत और एक और एडवांटेज बताता हूँ ऑब्जेक्ट बनाने का। जिस तरह आपकी स्क्रीन पे अभी शो हो रहा होगा, मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए। माय नेम के नेम से जिसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर कराया है, माय एज के नेम से जिसके अंदर मैंने एज को स्टोर कराया है, एक स्ट्रिंग को, या फिर मैं कोई नंबर भी स्टोर करा सकता हूँ इसकी जगह पे। और इसी तरह से माय रोल नंबर के नेम से मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैंने 1 2 3 लिख दिया है। तो आप ये देखें, मैंने मल्टीपल चीज़ें स्टोर कराने के लिए मल्टीपल वेरिएबल बनाए। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को मैं सिर्फ एक ही स्पेसिफिक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूँ, तो मुझे ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। ये बात मैंने क्या कही है मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो जिस तरह मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ अब लेट कीवर्ड को यूज़ करते हुए, और इस ऑब्जेक्ट का नेम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ माय डेटा। सही है, ये मैंने ऑब्जेक्ट का नेम रख दिया, और हमें पता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए करली ब्रैकेट्स हमें यूज़ करने पड़ते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया है, और अभी इन्हीं सेम चीज़ों को देखें मैं ऑब्जेक्ट के अंदर किस तरह से लिख सकता हूँ। तो सिंपल वही करता हूँ, पहले माय नेम को मैं ऊपर से कॉपी करूँगा और नीचे आके पेस्ट कर दूँगा, और कॉलन यूज़ करके मैं लिख दूँगा इसके आगे अफ़ान। सही है। सिमिलरली सेकंड चीज़ जो थी वो मेरी माय एज नेम का वेरिएबल था, तो मैं इधर से इसे कॉपी करूँगा, नीचे आके पेस्ट करूँगा, और इसके आगे कॉलन लगा के मैं लिख दूँगा एज। और इसी तरह से माय रोल नंबर नेम के जो वेरिएबल मैंने बनाया था इसे कॉपी करूँगा, नीचे आके पेस्ट करके इसके आगे मैं लिख दूँगा 1 2 3। तो जिस तरह आपको दिख रहा होगा कि मैंने इधर अफ़ान, एज और 1 2 3 इन चीज़ों को स्टोर कराने के लिए मल्टीपल वेरिएबल बनाए थे। बट अगर आपको इधर दिख रहा हो कि इन सब चीज़ों को मैंने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना के एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया है, जो कि है माय डेटा। तो ये अगर मैं अब इसको प्रिंट करा के दिखाऊँ तो सबसे पहले मैं ऊपर वाली चीज़ को कमेंट कर लेता हूँ, और प्रिंट कराने के लिए मुझे पता है कंसोल डॉट लॉग लिखना पड़ेगा प्रिंट के कमांड को, और उसके बाद जो भी मेरा ऑब्जेक्ट का नेम है वो मुझे लिखना पड़ेगा। तो मेरा ऑब्जेक्ट का नेम माय डेटा है। अब इसे रन करने के लिए सिंपल मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ अपना, और टर्मिनल में सबसे पहले तो मैं ये कंपाइल करना पड़ेगा अपनी टाइपस्क्रिप्ट की फ़ाइल को जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल में। तो मैं लिखूंगा TSC और जो भी मेरी फ़ाइल का नेम था, और उसके आगे मैं लिख रहा हूँ एंड के सिंबल्स को, क्योंकि मैं कंबाइनली 2 स्टेटमेंट्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ, 2 कमांड्स को इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैं लिखूंगा नोड और जो भी मेरी फ़ाइल कंपाइल होके बनेगी जावास्क्रिप्ट की।
और अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखिए मेरा पूरा ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर्स थे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे इधर। तो देखिए इस तरह मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर थे वो इधर प्रिंट हो गए। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर किसी एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को मैं एक्सेस कर सकूँ, तो उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में, बट इस वीडियो में दोबारा बता देता हूँ कि हम सिर्फ ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे और उसके आगे डॉट लिखेंगे। डॉट लिखने के बाद जिस भी आप की वैल्यू पेयर की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं उस की वैल्यू पेयर का इधर नेम को मेंशन कर देंगे। इस तरह इधर देखिए इसने मुझे 3 ऑप्शन दे दिए हैं और आपको दिख भी रहा होगा ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने 3 की वैल्यू पेयर्स बनाए हुए हैं, जिनकी कीज़ जो है एक की माय नेम है और दूसरी की माय एज है और तीसरी की माय रोल नंबर है की। सही है? और की कहते हैं ये जो ब्लू से चीज़ें दिख रही हैं इसे की कहते हैं और इसके आगे जो आपको वैल्यू दिख रही हैं ये जो है कहलाती है इसकी वैल्यू, की वैल्यूज़। सिंपल मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू ऑफ फ़ान है वो प्रिंट हो तो इसके लिए मुझे इसकी की को लिखना पड़ेगा। तो इसकी की जो है वो माय नेम है, तो डॉट के बाद मैं लिखूँगा माय नेम और इसके बाद अब मैं इसे रन करूँगा तो देखता हूँ फ़ान प्रिंट होता है या नहीं होता। तो देखिए फ़ान प्रिंट हो गया है। सही है। इसी तरह से अगर मैं चाहता हूँ लास्ट वाली जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है 1 2 3 ये प्रिंट हो तो इसके लिए मुझे इधर इसकी की को मेंशन करना पड़ेगा और इसकी की जो है वो है माय रोल नंबर। तो सिंपल मैं इसे लिखता हूँ और इसे आप रन करके देखते हैं दोबारा से कि प्रिंट होता है या नहीं होता रोल नंबर। ऑल्दो हमने इन चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था और इस वीडियो को मैंने आपको बता भी दिया कि इस वीडियो को आपको कहाँ से देखना स्टार्ट करना है। वही सेम वीडियो है जिसके अंदर मैंने ऑब्जेक्ट और इंक्वायरर को एक्सप्लेन करा हुआ है। और हम ऑब्जेक्ट्स को इतना क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि रमज़ान कोडिंग नाइट्स में ही पढ़ा है और अब भी पढ़ रहे हैं, तो इसको डिस्कस करने की वजह ये है कि टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बगैर वर्क नहीं करती। मतलब ऑब्जेक्ट जो है जावा स्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ये बात मैंने क्या कही है मैं इसे एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं इस कोड को कमेंट कर लेता हूँ। अगर आपको याद हो हम टाइप स्क्रिप्ट के अंदर जिस भी चीज़ को प्रिंट कराना चाहते हैं तो हम लिखते हैं कंसोल और उसके आगे लिखते हैं डॉट और लॉग। इससे पहले तो हमने अभी तक कोई भी चीज़ नोटिस नहीं की थी और ना ही मैंने आप लोगों को इससे पहले नोटिस करवाई थी, बट अब मैं करवाऊंगा ज़रूर क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आप लोगों ने नोटिस करा है कभी कि हम कंसोल लिखते हैं उसके बाद डॉट लिखते हैं, और अगर आपको याद हो कि डॉट हम कब लिखते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की किसी एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना हो। तो इससे ये बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि कंसोल भी एक ऑब्जेक्ट ही है। और डॉट आगे लिख के हम लॉग इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें कंसोल के अंदर मौजूद बहुत सारे वैल्यूज़ में से की वैल्यू पेयर में से किसी एक स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना होता है। जिस तरह देखिए मैं कंसोल के आगे जैसी डॉट लिखूंगा तो इसने मुझे बहुत सारी की वैल्यू पेयर्स को शो कर दिया है। ये सारे कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद की वैल्यू पेयर्स हैं जिसके अंदर से मैं लॉग को सेलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रिंट की कमांड को यूज़ करना है। सही है। तो अब आपको होप्स हो कि क्लियर हो गया होगा कि कंसोल भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, जावा स्क्रिप्ट के अंदर, और डॉट लॉग जो है कंसोल ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद एक की वैल्यू पेयर होता है या फिर एक मौजूद प्रॉपर्टी होती है। सही है। इसी वजह से हम डॉट लॉग लिखते हैं। सही है। और आपको ये भी पता है कि कंसोल डॉट लॉग टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है और इस फंक्शन के बगैर हम आउटपुट स्क्रीन पे कुछ प्रिंट ही नहीं करा सकते, कुछ डिस्प्ले ही नहीं करा सकते। तो यही तो मैंने अभी आपको बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो टाइप स्क्रिप्ट और जावा स्क्रिप्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सही है। और इसके बाद मॉड्यूल्स को डिस्कस करा था ऑन साइट क्लासेस में और इसको भी जो है ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ मॉड्यूल्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में। इसके लिए भी जो मैं आपको बता देता हूँ स्पेसिफिकली आप यूट्यूब चैनल पे जाएं मेरे, और इसके अंदर मैंने ये आपको प्लेलिस्ट बताई है, आप उसके ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है जिसके अंदर सारी ऑन साइट क्लासेस का लिंक मौजूद था। तो उस प्लेलिस्ट के ऊपर मैं भी जाता हूँ इधर से और इधर आके आपको जाना है 6 वीक के लेक्चर में। और 6 वीक के लेक्चर को अगर आप पूरा देखना चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं, बट आप स्पेसिफिकली सिर्फ मॉड्यूल्स के टॉपिक को देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप तो इस वीडियो को आप आगे करके चलिए 23 मिनट 16 सेकंड्स में। सही है। जिस तरह इधर आपको दिख भी रहा होगा कि मैं भी इधर यही कर रहा हूँ 23 मिनट्स और 16 सेकंड्स से इस वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो इसके बाद से मैंने मॉड्यूल्स के टॉपिक को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करा हुआ है कि मॉड्यूल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, इसके अंदर जो फंक्शन होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किस तरह से इनको इम्प्लीमेंट करा जाता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में क्या सेटिंग्स करनी पड़ती है, पैकेजेस फाइल में क्या सेटिंग्स करती हैं, इन सब चीज़ों को मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा हुआ है। सर तो 9th वीक में ऑन साइट क्लासेस में आप सबको बस यही चीज़ें पढ़ाई गई थी जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है इस वीडियो के अंदर।
बाकी 10th वीक में जो चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसके रिलेटेड भी वीडियो जो है वो जल्द अपलोड हो जाएगी।